सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शांति के नोबेल पुरस्कार पर और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़े से बैकग्राउंड के साथ, जिससे टॉपिक पर हमारी कमांड मजबूत हो सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने और विश्व को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन को स्थापित किया गया, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके सदस्य देशों की संख्या 51 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन जो नाम है, यह सुझाया गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति और विकास के उन सभी क्षेत्रों में कार्य करने के और सभी देशों को एकजुट करने का निर्णय लिया, जिसमें सभी देशों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती थी या जिसमें सभी देशों को एक साथ लाना जरूरी था। हमने आपको बताया कि इसकी जो स्थापना हो रही है 1945, और इससे पहले हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव है। उससे पहले थोड़ा सा अगर जाएं तो 1929 और 1930 का जो दशक है उसमें हम मंदी के इंपैक्ट को देखेंगे। थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव को देखेंगे। तो इस तरह से ये जो पूरा समय काल था 3 से 4 दशकों का, वह काफी उथल पुथल वाला था। ऐसे में पूरी जो वैश्विक व्यवस्था थी वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रही थी। इसी के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ को लाया गया, जिससे सभी व्यवस्थाओं को फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। तो एक तरफ क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और इसको जिम्मेदारी क्या दी गई, यह कि शांति स्थापित करेगा और दूसरा विकास की प्रक्रिया को वैश्विक रूप में क्या करेगा, गति प्रदान करेगा। इसी के साथ थोड़ा सा हमें एक चीज और समझना है। जो 1940 और 50 का हम दशक देखते हैं, इस साल यह जो पूरा यह जो दशक है, इस समय कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे होते हैं। इसी के कारण इन दशकों को सबसे बड़े परिवर्तनकारी दशक के रूप में जाना जाता है। इस समय क्या हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। साथ ही साथ कई देश उपनिवेशवाद से क्या हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। कई देशों में गृह युद्ध चल रहा है, खासकर अफ्रीका महाद्वीप में। कई देशों में सूखा और अकाल जैसी जो समस्याएं हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वह बनी हुई हैं। और इन सभी कारणों से अधिकांश देशों में क्या है, खाद्य असुरक्षा और खाद्य संकट की स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में जरूरत था कि सबसे पहले किसी और चीज में हम बाद में आगे बढ़ें, सबसे पहले हम क्या करें, खाद्य सुरक्षा की स्थिति को हम सुनिश्चित करें, अर्थात खाद्य सुरक्षा को खाद्य सुरक्षा में कन्वर्ट करें। संयुक्त राष्ट्र और उसकी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रही थीं, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो है कि ड्वाइट आइजनहावर ने संयुक्त राष्ट्र को सुझाव दिया, ये सिर्फ सुझाव था, कि क्यों ना एक प्रयोग के तौर पर यूनाइटेड नेशन की तरफ से खाद्य सहायता शुरू की जाए। तो यह प्रारंभ में क्या हुआ, इन्होंने सुझाव दिया कि हमें क्या करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए और लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। और इसी के तहत क्या हुआ, 19 दिसंबर 1961 को संयुक्त राष्ट्र के तहत विश्व खाद्य कार्यक्रम अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया। और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यह क्या है, एक संस्था है जो यूनाइटेड नेशंस के साथ है, अर्थात उसके अधीन है। इसीलिए जब विश्व खाद्य कार्यक्रम या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आप लोगो देखेंगे तो वहां पे आपको यूनाइटेड नेशन दिखाई देगा। तो इसका जो मुख्यालय है किसका, विश्व खाद्य कार्यक्रम का, वह रोम में है। 1961 में स्थापित वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में WFP
IFP के नाम से जानते हैं। तो इसका जो दृष्टिकोण था स्थापित करने का वह यह था कि दुनिया के हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए तथा उन तक हमेशा या समय पर भोजन पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि सभी देश और जितने भी लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं एक मंच पर आए और उसी के तहत इसको स्थापित किया। उद्देश्य ये रखा गया कि पूरे विश्व के लोगों को हमें सुनिश्चित करना है स्वस्थ जीवन, उसके लिए जरूरी है हमें समय पर खाद्य सुरक्षा पहुंचाना, खाद्य सहायता पहुंचाना, और उसके लिए जरूरी है सभी देशों को एक मंच पर आना। और वह मंच कौन प्रदान कर सकता था? संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसी के तहत इसको स्थापित किया गया। और तो कुल मिलाकर यह क्या करता है? यह आपको भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। और यह जो संस्था है भूख और कुपोषण को समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का तभी से क्या करती है? कार्य करती है। अर्थात जो प्रारंभ में एक सुझाव के रूप में स्टार्ट किया गया था उसने क्या किया? एक संगठन का रूप धारण कर लिया। और आज कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक या मानवीय संकट उत्पन्न होता है और उसके वजह से लोगों को खाद्य असुरक्षा उत्पन्न होती है, भूखमरी की समस्या होती है, कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आगे आता है, लोगों की मदद करता है। इसकी जो उद्देश्य रखे गए उसको समझ लेते हैं। वह उद्देश्य थे आपातकालीन खाद्य सहायता पहुंचाकर लोगों की जान बचाना और आजीविका की रक्षा करना। दूसरा, खाद्य सुरक्षा और पोषण का समर्थन करना और लोगों और समुदायों और देशों को स्वयं के भोजन और पोषण की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बना। अर्थात उद्देश्य यह था कि हमें यह नहीं करना है कि सभी को हम हमेशा क्या करें? खाद्यान्न उपलब्ध कराते रहें। प्रयास ये भी करना है कि जब कोई मानवीय संकट या कोई प्राकृतिक आपदा आए, ऐसे में अगर हमको लगता है कि वहां पे तात्कालिक तौर पर भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है तो हमें तुरंत भोजन पहुंचाना। जैसे सीरिया में जब चल रहा था, गृह युद्ध की कंडीशन बनी हुई थी, कई तरफ से ISIS का प्रभाव था, उस समय यह संगठन सामने आया। आज भी अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा अफ्रीका के अधिकांश देशों में जहां सिविल वॉर की कंडीशन बनी है वहां पर मदद पहुंचाता है। जहां पर अगर कहीं बड़े स्थान पर जो है कि भूकंप आ जाता है, कोई चक्रवात आ जाता है, उसके वजह से जनधन की हानि होती है और खाद्य असुरक्षा उत्पन्न होती है, तो उस असुरक्षा को सुरक्षा में कन्वर्ट करने का कार्य यह करता है। साथ ही साथ यह प्रयास करता है कि सभी देशों की क्षमता को इस रूप में बढ़ाया जाए जिससे वह अपनी खाद्य सुरक्षा की स्थिति को प्राप्त कर सके। अल्प पोषण को कम करना, भूख के अंतर उत्पत्ति चक्र अर्थात इंटरजेनरेशनल साइकिल को तोड़ना इसका कार्य है। और वर्ष 2030 तक जीरो हंगर का लक्ष्य प्राप्त करना है। जीरो हंगर का मतलब यह है कि कोई भूखा ना रहे, ये इसने टारगेट फिक्स किया है और इसी उद्देश्य के तहत ये क्या कार्य करता है। वर्तमान समय में भूख और खाद्य सुरक्षा पर कार्य करने वाला ये सबसे बड़ा मानवीय संगठन है और वर्तमान में इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 80 देशों में है और 2019 के आंकड़ों के अनुसार 88 देशों में जो है कि 97 मिलियन लोगों को इसने जो है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो मैप है आप देख पा रहे होंगे, तो यह जो आपका मैप है आप ये दिखाई दे रहा है अफ्रीका वाला क्षेत्र और ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो यह वह एरिया है जहाँ पर विकासशील जो देशों की उपस्थिति है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपनी सहायता देता है और इससे 2019 में 97 मिलियन लोगों को इसने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करवाई। यह जो है आपातकालीन खाद्य सहायता के अलावा पुनर्वास, विकास सहायता, विशेष संचालन पर ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात जैसे आपने देखा कहीं सिविल वॉर हुआ, वहां से लोगों को स्थापित होना है, कहीं पर कोई भूकंप आ गया, कोई ऐसी जो है कि प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसमें भी यह सहयोग करता है। इसके साथ साथ यह खाद्य प्रणालियों को जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ अधिक सक्षम बनाने का प्रयास करता है। अर्थात यह देखता है कि जिन देशों में जलवायु परिवर्तन की वजह से खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है, वहां पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वहां पर खाद्य असुरक्षा उत्पन्न ना हो, खाद्य सुरक्षा की स्थिति बनी रहे, इस पर भी यह कार्य करता है। साथ ही साथ जो राजनीतिक अस्थिरता की वजह से लोगों को भूख का सामना करना पड़ता है, इस पर
भी ये ध्यान देता है। उद्देश्य एक ही है कि भूख और जो है कि कुपोषण या जो अल्प कुपोषण की जो संख्या है उसको कम करना और 2030 तक उसको समाप्त करना। ये सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी सहायता करता है। आपको पता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है उसमें लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक भूख और कुपोषण को मिटाना, और इसी ने क्या कर रखा है, अपना भी ये उद्देश्य बना रखा है। उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से हमें खेती की उत्पादकता को बढ़ाना है और लोगों को क्या करना है, भूख और कुपोषण से बाहर लाना है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 का क्या है, ये हिस्सा है। ये इस पर भी क्या करता है, कार्य करता है। इसका जो वित्तीय पोषण होता है वह सरकारों के द्वारा, निगमों अर्थात कंपनियों के द्वारा और निजी दाताओं के द्वारा होता है। लेकिन जो इसमें सर्वाधिक जो दान दिया जाता है या जिसमें जो रकम आती है वो अमेरिका से आती है। जैसे वर्ष 2018 में इसको 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग प्राप्त हुई। इसमें जो सर्वाधिक अंश था वो अमेरिका का था 2.5 जो है कि बिलियन डॉलर। उसके बाद यूरोपीय संघ का था 1.1 बिलियन डॉलर। तो यह जो देश हैं ये फंडिंग वाले इंपॉर्टेंट देश हैं, और जो सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाले देश हैं और अफ्रीका और एशिया के देश हैं। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अर्थात WFP है, यह एक कार्यकारी बोर्ड के द्वारा शासित होता है और इसके 36 सदस्य जो है राज्यों अर्थात सदस्यों के प्रतिनिधियों के माध्यम से बनते हैं। हाल ही में कुछ समय पहले अर्थात 2017 में 5 साल के लिए इसके कार्यकारी निदेशक के तौर पर जो अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना राज्य के जो पूर्व गवर्नर जो है कि डेविड बेजले को इसका क्या किया गया था, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। ये कहाँ के थे, दक्षिण कैरोलिना जो एक राज्य है उसके पूर्व गवर्नर थे, और इन्हीं को क्या किया गया है, उप कार्यकारी निदेशक जो है कि WFP अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित होता है जिसमें 36 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। अर्थात जो कार्यकारी बोर्ड होता है ये 36 सदस्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना राज्य के पूर्व गवर्नर डेविड बेजले को मार्च 2017 में 5 साल के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। तो आपको यह बताना है कि यह अभी अपने कार्यकाल पर हैं या नहीं, अर्थात यह अपने पद पर हैं या नहीं। इसकी स्थापना के कुछ समय बाद ही अर्थात जब 1961 में इसकी स्थापना हुई थी उसके कुछ समय बाद ही उत्तरी ईरान में भयंकर भूकंप आया था और इसमें 12,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यहीं से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का व्यापक कार्य जो है कि प्रारंभ होता है। और कार्य क्या था, लोगों को भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना, और तब से लेकर आज तक यह मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और अगर इसके देखेंगे मदद प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या तो लगभग 10 करोड़ लोगों को यह जो है कि वर्ष 2019 में सहायता पहुंचा चुका है। इस समय यह संगठन इस वजह से चर्चा में है क्योंकि इसे वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार अर्थात नोबेल पीस प्राइज 2020 से इसको सम्मानित किया गया। तो जो हमने अभी ये पूरा चीज बताया उसके पीछे क्या कारण है कि इसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार शांति का। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि किस संगठन को दिया गया, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको कैसे स्थापित किया गया था, तो सभी चीजें आपको जानकारी रहे। इस पुरस्कार को इसे जो पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया है कि किसी प्रकार के संकट से प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने और शांति कार्य में सराहनीय कार्य चलाने के लिए इसको दिया गया। अर्थात जब भी क्या होता है, कहीं पर गृह युद्ध होता है, कहीं पर और भी कोई कंडीशन उत्पन्न होती है, तुरंत ये क्या करता है, भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराता है और इसी के कारण इसको यह जो है कि पुरस्कार दिया गया है। वर्तमान समय में पूरा विश्व जब कोरोना वायरस से जूझ रहा है, ऐसे में इस संगठन की जिम्मेदारियां हैं और बढ़ गई हैं और यह संकट जो भूखमरी का संकट है वह कोविड-19 में और बढ़ गया है और इसी के तहत इसने अपनी जो भागीदारी है, जो अपनी सक्रियता उसको बढ़ा दिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
यह जो उसको पुरस्कार दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार, वह कोविड-19 के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आया है वह आया है फरवरी 2020 के बाद। तो उससे पहले की जो वर्ष 2019 में इसने कार्य किया था उसके लिए इसको दिया गया है। इस साल के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 318 उम्मीदवार थे, जिसमें 211 व्यक्ति और 107 जो है कि संगठन इसमें शामिल थे। और यह जो नामांकन की जो अंतिम समय थी वह थी 1 फरवरी 2020। और इसी के कारण मैंने कहा कि इसमें क्या किया, कोरोना के फेज में जो लोग कार्य कर रहे हैं उसमें उनको इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि जिन लोगों को भी ये प्राप्त हो सकता था उनका नामांकन कब हो जाना चाहिए था, वह हो जाना चाहिए था 1 फरवरी 2020 तक। इसलिए कोरोना योद्धाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन अगले साल जब हम नोबेल पुरस्कार देखेंगे तो उसमें कई प्रकार के ऐसे हमें नाम दिखाई दे सकते हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य किया। इस बार की सूची में ग्रेटा थेनबर्ग, नर्व एजेंट हमले से उबर रहे रूस के नेता अलेक्सेई नौलनी, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO और उइगर बुद्धिजीवी इल्हाम तोहती, नाटो भी शामिल था। पर्यावरण जो पर्यावरणविद हैं रावनी मेटकुतीरे वो भी शामिल थे। विसल ब्लोअर जूलियन असांज, एडवर्ड स्नोडन और सेल्सी मैनिंग जैसे प्रमुख नाम इसमें शामिल थे। और इन सभी को पीछे छूटते हुए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपने को क्या किया है, प्रूव किया है कि वह क्या है कि शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। अमेरिकी कवि लुइस ग्लक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो लुइस हैं उनकी जो उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए सम्मान जो सम्मान है वह दिया गया है। यह जो लुइस हैं यह येल यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है इसमें अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। साल 2010 से लेकर अब तक वह चौथी ऐसी महिला हैं जिनको यह नोबेल पुरस्कार साहित्य का दिया गया है। और अब तक 16 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसमें आपकी लुइस भी क्या है, लुइस ग्लक भी इसमें शामिल है। लुइस को 1993 में पुलित्जर पुरस्कार है जो कि बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो भी इनको मिल चुका है। और जो पुलित्जर पुरस्कार मिला था वह मिला था द वाइल्ड आयरिश का इनकी जो रचना थी उसके लिए मिला था। वर्ष 2014 में इन्हें नेशनल बुक अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाए वह कौन जो है कि महिला हैं जिन्हें नेशनल बुक अवार्ड दिया जा चुका है, जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी दिया जा चुका है और जिन्हें अब नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो उनका नाम है लुइस ग्लक। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इनकी जो कविताएं हैं वह किस क्षेत्र में होती हैं, मानवीय दर्द, बचपन और परिवार की पृष्ठभूमि पर और पृष्ठभूमि से उपजी जो जटिलताएं हैं, अर्थात जैसे एक गरीब परिवार जब वह आगे बढ़ता है तो उसमें किस प्रकार की जटिलताएं आती हैं, लोगों का बचपन कैसा होता है, उस आगे बढ़ने में कौन कौन से मानवीय दर्द आते हैं, इन सभी चीजों का उल्लेख इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। आपको पता है रसायन के क्षेत्र में जीनोम एडिटिंग पद्धति विकसित करने के लिए एमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डॉडना को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये नाम जो ध्यान रखना है, यह रसायन के क्षेत्र में। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में रोजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए, रिनहार्ड गैंजेल और एंड्रिया गेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के इस जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं इनको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। हालांकि नोबेल पुरस्कार जो है कि क्या होते हैं, कैसे दिए जाते हैं, इनका कैसे प्रारंभ किया गया, किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने कवर किया है। तो आप सितंबर माह में जो मैंने वीडियो कवर किए थे तो प्ले लिस्ट में अगर जाकर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर जो है कि थंबनेल के साथ मिल जाएगा कि आखिर नोबेल पुरस्कार से संबंधित टॉपिक कौन सा है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है और इसके लिए एक जो है कि फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 29 जून 1900 को। और इसके बाद से वर्ष जो है 1901 से हर साल 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर जो है कि
नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अक्टूबर माह में इनकी घोषणा कर दी जाती है, जैसे कि घोषणा की जा रही है, और इनको क्या किया जाएगा 10 दिसंबर को ये जो भी लोग जीत रहे हैं या जिन लोगों को मिल रहा है उनको क्या किया जाएगा नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 1974 से पहले किसी मृत व्यक्ति को ये पुरस्कार जो है कि दिया जा सकता था, लेकिन 1974 के बाद यह तय किया गया केवल जीवित व्यक्ति को ही ये दिया जाएगा। लेकिन यदि नाम की घोषणा हो गई है जैसे अक्टूबर माह में हो रही है, लेकिन अगर यह मिलना कब है 10 दिसंबर को, इससे पहले अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा। शांति के अलावा 5 नोबेल प्राइज जो है कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यह पुरस्कार कम से कम एक व्यक्ति और अधिक से अधिक किसी भी क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कम से कम एक व्यक्ति को दिया जाएगा, किसी संगठन को दिया जाएगा, या फिर मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। नोबेल प्राइज वितरण के लिए नोबेल फाउंडेशन गठन किया गया है। इसमें कुछ जो है कि जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, और इस फाउंडेशन के मुखिया का जो चयन किया जाता है वह स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा इनका किया जाता है। 4 अन्य जो सदस्य होते हैं वह पुरस्कार जो वितरण के लिए हमने बताया कि एक फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, इसके सदस्य होते हैं। अर्थात जो देखिए इस फाउंडेशन के जो मुखिया हैं उनका चयन किसके द्वारा किया जाएगा, स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल के द्वारा किया जाएगा, और 4 जो अन्य सदस्य हैं वो जो मैंने फाउंडेशन बताया कि उसकी स्थापना की गई थी उसके द्वारा किया जाता है। सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों क्या करते हैं, पुरस्कार जो है कि प्राप्त करते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति को एक नोबेल पदक, एक डिप्लोमा और पुरस्कार राशि दी जाती है। पुरस्कार जो राशि है कई बार आपसे पूछी जाती है कितनी होती है, तो यह जो हमेशा घटती बढ़ती रही है, हमेशा फिक्स नहीं रही है। जैसे कि पहले तक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को 8 मिलियन स्वीडिश क्राउन मिलते थे, तो स्वीडिश क्राउन पहले जो है कि 8 मिलियन मिलते थे। 2017 में इसे बढ़ाकर 9 मिलियन स्वीडिश जो है कि क्राउन कर दिया गया। अगर 9 मिलियन को आप रुपए में बदलेंगे तो लगभग कुछ इतना होगा। यदि 2 लोग किसी एक पुरस्कार को मान लेते हैं, हमने कहा फिजिक्स के क्षेत्र में या केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो उसको जो है कि आधा आधा बांट दिया जाता है, उसकी जो राशि होती है। यदि 3 लोगों को मिलता है तो कमेटी तय करती है कि किसको कितना अनुपात में दिया जाए। जरूरी नहीं कि 1/3 सबको दे दिया। मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए कि 100 रुपये मिलने हैं, तो 100 रुपये में अगर जो है कि 2 ही लोग रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 50-50 रुपये मिल जाएगा। अगर 3 लोग रहेंगे तो कमेटी डिसाइड करेगी कि कितना कितना मिलना चाहिए, 1/3 का कोई नियम नहीं है। नोबेल प्राइज और अवार्ड के लिए पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और नॉमिनेशन जो है कि यह जो प्रक्रिया होती है इसमें हर कोई भाग नहीं ले सकता। जैसा कि मैंने बताया कि यह जो नॉमिनेशन के लिए क्या होता है कि 1 फरवरी से पहले क्या करना होता है, नॉमिनेशन भेजना होता है। तो अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं। शर्त एक है कि आप क्या हो, या तो राष्ट्र प्रमुख हो, या आप बहुत बड़े कोई पॉलिटिशियन हो, या किसी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर हो, या किसी विदेश नीति संस्थान के निदेशक हो, या फिर आपको भी नोबेल प्राइज मिल चुका हो, या फिर नॉर्वेजियन कमेटी और उसके सदस्य आप हों। अगर इसमें आप होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी जो है कि कह सकते हैं किसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। और जब यह नॉमिनेशन हो जाता है इसके बाद नोबेल प्राइज कमेटी यह फैसला करती है कि अवार्ड किसको दिए जाते हैं, और इसके बाद क्या हो जाती है, घोषणा कर दी जाती है। जैसा कि घोषणा किया जा रहा है, फिर उसको क्या किया जाएगा, 10 दिसंबर पर उनको सभी लोगों को नोबेल पुरस्कार दे दिया जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों चर्चा में है। आपके लिए जरूरी है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के विषय में जितना जान सकते हैं उसको जान लें, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।